प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे रीति रिवाज, सारे मेन देख लिए। कुछ एक छोटा सा टॉपिक है मिसलेनियस रीति रिवाज, उन पे देख लेते हैं अपन चर्चा, है ना। अन्य रीति रिवाज, सबसे पहला है अंगवारो। किसानों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कृषि कार्य करने की प्रथा, अंगवारो, है ना। अंग मतलब क्या है, हर कोई अपने अपने अंग के अनुसार श्रमदान करो। अंग के अनुसार कैसे, किसी का हाथ मजबूत है तो भाई तुम हल चला लो, पांव मजबूत है तो भाई और किसी तरह काम कर लो, है कि नहीं है। अंगुलियां मजबूत है तो भाई लावणी का काम कर लो। तो अंगवारो ऐसे याद रखना है ना, हर कोई अपने अंग का योगदान दे रहा है तो अंगवारो, पारस्परिक सहयोग से कृषि कार्य करना। नेक्स्ट है लहास या हलमा। खेती के काम में सहायता देने के लिए बुलाए गए अवैतनिक व्यक्तियों को जो खाना दिया जाता है उसे लहास या हलमा कहा जाता है। हलवा नहीं है, हलमा है ना। मतलब जैसे मान लो मेरे को मेरे खेत पे काम करवाना था, 20 जनों को मैंने बुला लिया, ठीक है, फिर उनको जो मैं खाना दूंगा दैट इज लहास या हलमा। डांगड़ी की रात, डांगड़ी की रात क्या है, नुक्ते से पहले वाली रात को किया जाने वाला रात्रि जागरण। कहने का मतलब 11वां जो होता है, 11वें वाले दिन की रात को जो रात्रि जागरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डांगड़ी की रात। ठीक है, डांगड़ी की रात ये है डांगड़ी। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 12वें पे तो नुक्ता हो जाएगा, तो 12वां मतलब नुक्ते से पहले वाली रात को, मतलब 11वें की रात, 11वां दिन जो होता है डेथ का, उसकी रात। दड़ा खेल परंपरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धनोप माता भी अपन ने पढ़ा था, धनोप माता वही है छापरा भीलवाड़ा। तो देखो ये तीनों जो है ना ये मकर संक्रांति के आएंगे। दड़ा खेल परंपरा, तो दड़ा कैसे है, ये दड़ा जो है ना ये एक तरह से रग्बी की तरह ही है। रग्बी क्या है, बॉल आपके हाथ में, फिर आप लेके भाग रहे हो आगे और वहां तक पहुंचना है, दो दल आमने सामने। तो ये दड़ा खेल परंपरा है अपने धनोप गांव शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, मकर संक्रांति पे आयोजन होता है ना। धनोप माता आप याद करो, डी से आप देखो, डी से लोक देविया जो अपन ने पढ़ी थी ना, अब उसमें डी से देखो धनोप। अल्फाबेटली पढ़ने का ये तो फायदा था कि कभी भी कोई पकड़ना हो तो अपन अल्फाबेट से पकड़ लेंगे। अब डी से धनोप देखो शाहपुरा में लिखी हुई है कि नहीं है, तो यही धनोप माता है, शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, तो इनके आशीर्वाद से मकर संक्रांति पर आयोजन होता है किसका, दड़ा खेल परंपरा का। कहा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, मकर संक्रांति याद रखना, मकर संक्रांति पूछते हैं 14 जनवरी। मकर संक्रांति के अवसर पर शाहपुरा भीलवाड़ा के धनोप गांव में सभी जातियों के लोग मिलकर दड़ा खेल खेलते हैं और धनोप माता के आशीर्वाद से इस खेल का आयोजन किया जाता है। और दड़ा खेल कैसे, दड़ा मतलब गेंद, गेंद को लेके भागते हैं, रग्बी की तरह। रग्बी यूएसए में है। ठीक है, ये नेक्स्ट है पंचांग। पंचांग का क्या, श्रवण, पंचांग सुनाएंगे आपको। तो मकर संक्रांति में पंचांग सुनाने की परंपरा का है अपने हाड़ोती क्षेत्र में, है कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर। मकर संक्रांति के अवसर पर हाड़ोती क्षेत्र में ज्योतिष अपने यजमानों को पंचांग सुनाते हैं, है ना। तो पंचांग श्रवण है मकर संक्रांति पे। फिर हरवण गायन, मतलब मकर संक्रांति के अवसर पर मेवाड़ मतलब वांगड़ प्रदेश के अंदर श्रवण कुमार की कहानी सुनाई जाती है। तो वो क्या हो गई, वो अपन बोलते हैं हरवण गायन। हरवण का मतलब हर व्यक्ति श्रवण कुमार की तरह ईमानदार बने। ठीक है, वो सत्य बोले। हरवण, हर व्यक्ति, हरवण की कथा, वांगड़ प्रदेश, मकर संक्रांति। फिर दूसरा अपन ने इससे पहले देखा क्या, पंचांग श्रावण, वो कहां पे, अपने हाड़ोती के अंदर। फिर एक अपन ने देखा दड़ा खेल परंपरा, वो कहां, अपने शाहपुरा भीलवाड़ा, धनोप गांव शाहपुरा भीलवाड़ा। तीनों मकर संक्रांति पे याद रखो। फिर नेक्स्ट है पुरनाई। पूरा घर, पूरा आंगन लिप दिया मैंने गोबर से, नया कर दिया पूरा, तो वो क्या है, वो पुरनाई है। ठीक है, पुरनाई क्या है, मांगलिक अवसरों पर गोबर आदि से आंगन लेपना, आंगन लेप देना होता है, घर में लीप देते हैं, है कि नहीं है। ये गांव में उसको बोलते हैं पुरनाई, है ना। पूरा आंगन लीप दिया, पूरा आंगन नया हो गया, पुरनाई। नेक्स्ट है नांगल, गृह प्रवेश, नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती है। अमलदार, अफीम का जो सेवन करे उसको अमलदार बोलते हैं। जैसे गांव में कोई ज्यादा चाय पीता है उसको बोलता है कौन है, वो अमलदार जो कत्ती चा पीसी, है कि नहीं, अमलदार। नेक्स्ट है गासिया। गासिया क्या, अफीम के घोल, अफीम में पानी का घोल जो होता है, मतलब पानी में अफीम मिला दी, फिर वो क्या बन गया, वो घोल जो, उस घोल को अपन बोलेंगे घासिया। और वो रियासती काल में इसे पिलाकर आगंतुकों का स्वागत किया जाता है। जी सफर में थकान हो गई है, यो लो जी घासिया, खेचो, है ना, पानी में घोल। फिर है रियान, आया हुआ आरएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, रियान ये क्या, पश्चिमी राजस्थान, है ना, पश्चिमी राजस्थान, खासतौर पर अपने नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में खुशी अथवा गम, है ना, गमी या खुशी दोनों के अवसरों पर निकटतम संबंधियों और मित्रों के मेल मिलाप हेतु किया जाने वाला आयोजन। आए हैं, है ना, खुशियां गम में जैसे आए हैं, बैठे हैं, तो उस समय जो आयोजन किया जाता है, ठीक है, उस आयोजन को अपन बोलते हैं रियान। ठीक है, रियान
फिर कई लोगों ने तो कुछ कुप्रथाएं इसमें चालू कर दी कि जैसे मान लो इंटॉक्सिकेंट से लेने लग गए, ये अपने जो अपन ने घासिया देखा उसका सेवन करने लग गए, है कि नहीं? है तो वो तो चेंजेस तो सब में होते हैं, लेकिन बाकी बहुत ही ये कि हेल्दी परंपरा है। आराम से लोग बैठते हैं, आगंतुकों का स्वागत होता है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही एक जिसको अपन बोलते हैं ना दिल से जो स्वागत होता है वो इस रियाण के अंदर अपन को देखा जाता है ना। बहुत ही मतलब एक आदर सत्कार वाली परंपरा है ये रियाण। नेक्स्ट है सवामणी। इसमें सवा मणि यानी कुल 51 किलो, सवामण मणि यानी 51 किलो का सामग्री, 51 किलो मतलब सबको मिला के आटा, शक्कर, घी, दाल सबको मिलाकर 51 किलो हो जाए, उसका भोजन निर्माण होता है। आदि लेकर दाल बाटी, चूरमा या अन्य सागर में तैयार करके देवताओं पर चढ़ाई जाती है, जिसे श्रद्धालु प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। खास तौर पर दाल बाटी, चूरमा, डीबीसी। ठीक है, 51 किलो के कारण सवामण, ठीक है, सवामणी। नेक्स्ट है सिंजारो। ये मैंने सीएसटी जो अपन ने पढ़ा था गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, उसमें बताई थी सिंजारो। श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, बाकी इसको है ना ये कर दो अपने चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर पे ज्यादा फेमस है ये। चैत्र शुक्ल तृतीया पर्व तथा इस दिन वधु के लिए भेजा जाने वाला सामान, वधु क्या होती है अपने पियर में होती है और वहां सुसाल से उसके पास कपड़े आते हैं, 60 ड्रेस आती है। मैंने बताया था जब अपन चैत्र पढ़ रहे थे कि कभी 7 साड़ी जमाना था, 7 साड़ियां भेजी गई। थोड़ा जमाना मॉडर्न हो गया तो जो भी यहाँ भी 3 सलवार सूट भेज दिए, 4 साड़ियां भेज दी। फिर जमाना और हो गया तो 2 जींस टी शर्ट जींस टॉप भेज दिए, 1 सलवार सूट और 3 साड़ियां भेज दी, ऐसे 4 साड़ियां। ठीक है, ऐसे 7 सिंजारा 7। नेक्स्ट है ढूंढ। जन्म के समय है ना, बच्चे के जन्म के प्रथम होली पर किया जाने वाला संस्कार। पीरियड से कपड़े आते हैं बच्चे के लिए और लड़की के लिए। ठीक है, तो बच्चे के जन्म के अवसर, जन्म पर प्रथम होली पर है ना ढूंढ, जन्म में वाले मैंने बताया भी था आपको। बाकी क्वेश्चन भी आएगा, तो क्वेश्चन क्या आता है, ढूंढ कब पूजी जाती है? होली पर। कपड़े कहां से आते हैं? पीरियड से आते हैं। किस किस के? नवजात बच्चे के और माता के। ठीक है, नेक्स्ट है सूतक। संतान के जन्म पर गृह परिवार में होने वाला ऐशोच। ऐशोच का मतलब जैसे कि भाई ठीक है, जैसे माँ का भी जैसे अभी क्या प्रसव काल अभी चल रहा है कि नहीं है, बाहर नहीं निकल सकती है। ठीक है, पूरा नहाई स्नान उसका भी नहीं हो सकता है, अभी 9 दिन लगेंगे, जलवा पूजन जब तक नहीं होगा, तो उस समय तक का जो काल है उसको अपन सूतक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोने की निसरनी। निसरनी का मतलब सिड्डी चढ़ना। इसमें क्या होता है, इस रिवाज में अपने वंशज की 4थी पीढ़ी के पुत्र प्राप्ति के पश्चात प्रति माह अपने प्रपुत्र को गोदी में बैठाकर उसके पैरों का अंगूठा सोने की निसरनी से छुआता है। मतलब किसी ने जैसे 4थी पीढ़ी देख ली किसी व्यक्ति ने, तो 4थी पीढ़ी में जो बच्चा पैदा हुआ उसको वो परदादाजी गोदी में बैठाएंगे और पोते से सोने की जो एक सिड्डी बनाई जाती है, छोटी सिड्डी, उसके एक एक कदमों को छुआते हैं कि भाई जिससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आगे बढ़ती रहे। तो सोने की निसरनी का मतलब सिड्डी चढ़ना। ऐसे अंगूठा लगाया दादाजी ने पोते का, तो उससे मतलब अंगूठे की चोट सिड्डी चढ़ रहा है, वो सोने की सिड्डी चढ़ रहा है। ऐसे धीरे धीरे वो वंश आगे बढ़ रहा है। 4थी पीढ़ी देख ली तो भाई और आगे बढ़ेगा यूं। नेक्स्ट है टीका दौड़। टीका क्या होता है, जैसे राजा महाराजा का राज्याभिषेक हुआ, वो टीका हो गया। इस प्रथा में राजतिलक होने के दूसरे दिन नया राजा किसी पड़ोसी शत्रु या राज्य पर चढ़ाई कर उसके भू क्षेत्रों को हस्तगत कर लेता था। आज जैसे कोई राजा बन गया जी, आक्रमण करेंगे अजमेर पे, किशनगढ़ पे, उसकी कुछ भूभाग जीत लेंगे, तो इसको बोलते हैं टीका दौड़। टीका का मतलब जैसे आप गद्दी पे बैठे हो, अगले दिन आपने पड़ोसी राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी और कुछ भूभाग जीत ली। नेक्स्ट है मातमी। मातमी जैसे आ रहा है, मातमी शब्द मौत किसी जागीरदार के मरने, है ना, मरने पर राजा द्वारा उसके संस्थान या राजधानी स्थित आवास पर स्वयं जाकर उसके उत्तराधिकार को मान्यता प्रदान करना, है ना, मान्यता प्रदान कर। वो जागीरदार मर गया, राजा खुद आए कि ठीक है अब जो इनके अगले जो वारिस हैं ये नए जागीरदार के रूप में ये अब यहाँ पे राजकाज संभालेंगे, तो राजा खुद आके वहां पे उस उत्तराधिकारिता को वैध बता रहा है, तो उसको बोलते हैं मातमी। ठीक है ना, मरने पे, जागीरदार के मरने पे राजा स्वयं आए और मान्यता दी उसके वंशज को, अगले उत्तराधिकारी को, तो मातमी। बारोटिया होना, कोई जागीरदार बगावत कर देता है, वैसे बगावत वैसे बारोटिया, तो उसको जागीरदार को बोलते थे विद्रोही बन जाना। राजा द्वारा किसी जागीरदार की पैतृक जागीर या भूमि उससे छीन लेने पर वह जागीरदार घबराकर वन क्षेत्रों में चला जाता था, विद्रोही बन जाता था। अपने कुछ सगे साथी इकट्ठा करके उस राजा के राज्य में लूटमार
करता और उपद्रव मचाता था, इसे बारोठिया होना कहते थे। मतलब बगावत में उतर आया वो जागीरदार। कौन सा जागीरदार? जिसको जागीर से निकाल दिया राजा ने। जैसे अपन देखते हैं चंद्रसेन मोटा राजा उदय सिंह भाई की, है ना, उनको निकाल देगा तो वो बन गए वीर राय मलोद कल्ला, है कि नहीं? तो वो सारे वो बारोठिया होना, मतलब बगावत पे उतर आए। क्यों? क्योंकि तुमने भाई बिल्कुल गैर वाजिब तरीके से हमको हमारी जागीर से बेदखल कर दिया, तो बगावत तो करेंगे ऐसे। नेक्स्ट है संथारा। ये जैन मत में होता है कि उपवास रख के अपना शरीर त्याग देना, संलेखना जिसको कहते हैं। तो अपन गुप्त काल में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संथाला प्राप्त किया था श्रोणबेलगोला कर्नाटका में जाकर, भद्रबाहु के नेतृत्व में, जैनाचार्य भद्रबाहु। तो जैन मत में शरीर त्याग हेतु किया जाने वाला अन्न जल आदि का त्याग संथाला या संलेखना कहलाता है। संलेखना भी इसमें लिख लो, संलेखना, संलेखना, सत्य का लेखन, संलेखना। गांधी जी ने जो एक उपवास की परंपरा जो ली थी ना, गांधी जी ने सत्याग्रह की, वो संलेखना से ली थी। जैन धर्म का बहुत प्रभाव था गांधी जी का। नेक्स्ट है ओजू या वजू। इसमें क्या होता है कि इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ पांव धोना। जो हाथ पांव धोते हैं इस्लाम धर्म के अंदर, ठीक है, पानी लेकर हाथ जैसे धोए, हाथ पांव धोए, मुंह धोया, तो पवित्र होना, उसको कहते हैं ओजू, है ना, ओजू या वजू। ओके। नेक्स्ट है भराड़ी। भराड़ी क्या? भराड़ी माता अपने मेवाड़ प्रदेश में विवाह के अवसर पर, जब विवाह हो रहा होता है तो दुल्हन के घर जैसे दूल्हा आता है, जवाई आता है, तो वो जवाई भराड़ी माता का चित्र बनाता है दुल्हन के घर की दीवारों पे विवाह के अवसर पर, तो उसको कहते हैं भराड़ी माता का भित्ति चित्रण, है ना। अपन ने ये हस्तकला में भी देखा था। राजस्थान में भील जनजाति में व्याप्त विवाह के अवसर पर भित्ति चित्रण, है ना, विवाह के अवसर पर, है ना, दुल्हन के घर करता है नया दूल्हा, जो नया जवाई है वो। भीलों की प्रमुख लोक देवी भराड़ी के नाम से जानी जाती है ना, भीलों की प्रमुख लोक देवी भराड़ी के नाम से जानी जाती है। विवाह के दौरान भील युवती के घर में जवाई द्वारा भराड़ी का चित्र दीवार पर बनाया जाता है ना, भराड़ी माता का। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं भराड़ी माता का संबंध किस जनजाति से है? तो भील जनजाति से। भराड़ी का जो चित्रण उसमें हल्दी का रंग सर्वाधिक प्रयोग में किया जाता है और भराड़ी माता का मुंह पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है। तो भराड़ी चित्रण किससे? अपने भील जनजाति से, मेवाड़ प्रदेश में। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कुकड़ी की रस्म, है ना। कुकड़ी की रस्म सारसी जनजाति में है, जिसके तहत विवाह उपरांत जो नवविवाहिता है वो अपने चरित्र की पवित्रता की परीक्षा देती है। पुरुष नहीं, महिला ही देती है। विडंबनाएं क्या करें, है ना। कुकड़ी की रस्म सारसी जनजाति में, और ये सारसी जनजाति पाई जाती है सबसे ज्यादा भरतपुर के अंदर और उसके बाद अपने अजमेर के अंदर। ओके। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं नोतरा प्रथा। नोतरा क्या? नोतरा, है ना, जिसको अपन जैसे ये नोता देना नहीं है, ये नोतरा प्रथा है। क्या है? बांगड़ क्षेत्र में आदिवासी समाज में व्याप्त प्रथा। इसमें व्यक्ति की आर्थिक सहायता समाज के सभी लोग करते हैं। ये व्यक्ति समाज द्वारा, ये व्यक्ति का समाज द्वारा बीमार, है ना, कोई बीमार पड़ गया, पैसे चाहिए शादी ब्याह पे, तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। एक तरह से कोऑपरेटिव इकोनॉमिक हेल्प हो गई है ना। इसको क्या बोलते हैं? नोतरा। तो सबको नोता दिया, सबने कुछ न कुछ फिर योगदान दिया, आर्थिक सहायता दी, नोतरा। और जो अपन ने सबसे पहले ये फाइल पढ़ी उसमें था अंगवारो, है ना, कृषि कार्य के लिए सब एक दूसरे की मदद करें, अंगवारो। और वैसे आर्थिक मदद दे रहे, नोतरा। कृषि कार्य में खाना खिलाया, वो लहास या हलमा। नेक्स्ट देखते हैं सांसण या माफी भूमि। ब्राह्मण तथा चारण इत्यादि को शासक के द्वारा दान अथवा पुरस्कार स्वरूप दी गई भूमि। इस भूमि पर किसी प्रकार कोई कर नहीं लिया जाता था, कर अथवा सेवा नहीं ली जाती थी। इसको बोलते थे सांसण या माफी। जैसे आज भी ये राजस्व में वर्ड चलता है मंदिर माफी भूमि, है ना, मतलब मंदिरों को जो दान में दे दी भूमि, उस पर कोई किसी भी तरह का कर शासक नहीं लेता था, तो उसको बोलते थे अपन माफी भूमि। भूमि की भूमि क्या? भूमि की भूमि, जिसने भूमि की रक्षा करी उसकी भूमि, भूमि की भूमि। तो भूमि का रक्षक उसी को बोलते थे अपन भूमिया। जब कोई विशिष्ट योद्धा किसी युद्ध विशेष में अपनी विशिष्ट योग्यता के कारण राज्य को विजयश्री दिलाने के में सहायक होता था तथा ऐसे व्यक्ति को बिना किसी जातिगत भेदभाव के राज्य की ओर से भूमि या गांव पट्टे में दिए जाते थे। इसे भूमि की, इसे भूम, है ना, इसे भूम की भूमि कहते थे। भूम की भूमि मतलब भूम कौन? वो वीर योद्धा जिसके कारण से वो राजा का साम्राज्य बचा हुआ, तो ये भूम की भूमि है। भूमिया को राज्य को कोई कर नहीं देना पड़ता था, तो उसको बोलते भूम की भूमि। और ऐसी भूमि की भूमि का जो मालिक होता था उसको बोलते थे अपन भूमिया। तो आपने गांव में देखा होगा भूमिया जी की पूजा, तो ये भूमिया जी यही है, भूमि के रक्षक, है ना, वीर योद्धा जिनके बाहुबल से वो राजा युद्ध जीत पाया है और अपने साम्राज्य को कायम रख पाया। फिर नेक्स्ट देते हैं चरणोत या चारागाह।
गांव से बाहर एक बिल्कुल जिसको अपन बीड़ बोलते हैं वो होती है, और उसमें सभी के गाय पक्षी, गाय और पशु जैसे जो है वो चरते हैं, है ना, उसको अपन चरनोट बोलते हैं, चरागाह। यह भूमि प्रत्येक गांव में उस ग्राम के पशुओं के चरागाह के लिए नियत होती है। इस प्रकार की भूमि पर संबंधित ग्रामवासियों का अधिकार होता है, सभी का ही। इस हेतु ग्रामवासियों को पशुओं की संख्या के आधार पर शासन को पशु चराई अथवा चरनोट देना पड़ता था, है ना, शासक को देते थे। आज तो फ्री है, जिसके जितने पशु उसमें चढ़ने जाते थे उस हिसाब से वो राजा को कर देते थे। तो चरनोट या चरागाह आज भी गांव में होता है, चरनोट सभी के लिए वो फ्री है ना आज तो। लेकिन भूतकाल में जिसके जितने ज्यादा पशु होते थे उसको उतना ज्यादा कर देना पड़ता था, क्योंकि भाई वो उतना ज्यादा फायदा वो उठा रहा। नेक्स्ट होते हैं कोठार, आज भी होते हैं कोठार। जैसलमेर राज्य में महारावल की व्यक्तिगत आय को जमा करने के लिए विभाग कोठार कहलाता था। व्यक्तिगत आय, फिरोज तुगलक जैसे वो सबसे पहले व्यक्ति था जिसने अपनी साम्राज्य की राष्ट्रीय आय की गणना करी थी, फिरोज तुगलक। और जैसलमेर में ये अपनी व्यक्तिगत आय को खजाने में रखता था, उसको बोलते कोठार। आज भी जैसे आपने देखा होगा, अपने जब कोई स्वामणी जैसे होती है तो कोठियार बनता है कि नहीं, वहां पे सारा सामान रखा जाता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति को, मौसा जी को, मामा जी को वहां बैठाते हैं, फूफा जी को, ऐसे। तो कोठार ही है, वहीं से वर्ड निकला कोठार, है ना। जैसलमेर राज्य में व्यक्तिगत आय रखना का उसको कोठार। अब अपन देखो कुछ देखते हैं समाज सुधार हेतु कुछ राजनीतिक संस्थाएं जैसे आई थी उनके बारे में, ठीक है ना। अपन को समय समय पर देख चुके हैं, एक जगह यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं देशी हितैषी सभा। इसका गठन क्या हुआ था, मतलब वैवाहिक समस्याओं, खासतौर पर जो त्याग प्रथा थी राजपूत समाज में, उसके समाधान के लिए वैवाहिक समस्याओं के निदान हेतु 2 जुलाई 1877, ये याद रखनी तारीख 1877, है ना, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसे गठन किया गया था, देशी हितैषी सभा, है ना। त्याग प्रथा जब पड़ी थी तब मैंने भी बताया था इसको, तभी बताया था। इसी का जो परिष्कृत रूप था 10 साल बाद 1888 के अंदर, वो आती है राजपूताना हितकारिणी सभा, है ना, राजपूत हितकारिणी सभा, राजपूताना राजपूत हितकारिणी सभा। ये कौन थे, किसने बनाई, मेवाड़ की कार्यवाहक एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल बताया था मैंने, है ना। वो कौन थे, कर्नल वाल्टर द्वारा ये बनाई गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, है ना। 1888 में देशी हितैषी सभा का ही नया रूप था। उसके 10 साल बाद 77 में 10 जुड़ेंगे तो 88 में उनकी अध्यक्षता में गठित संस्था जो राजपूतों में समाज सुधार हेतु प्रयत्नशील रही। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। 50 शब्द पे आए तो अपन को लिखना है। देशी हितैषी का नया रूप देशी हितैषी 77 में 1877 में 10 साल बाद एजीजे के नेतृत्व, कार्यवाहक एजीजे के नेतृत्व में ये बनाई गई, क्या, राजपूत हितकारिणी सभा, ठीक है। यहाँ हितैषणी था, यहाँ हितकारिणी हो गया, हितैषणी हितकारिणी इन्हीं दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं अपन मिशनरी केंद्र। 1860 में राजस्थान में ब्यावर अजमेर के अंदर पहला मिशनरी केंद्र स्थापित हुआ। आज तो एक नया जिला है ब्यावर, ठीक है ना, लेकिन अजमेर का हिस्सा था पहले। ये पहले मिशनरी केंद्र की स्थापना हुई ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में अंग्रेजी भाषा शिक्षा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक काल मैंने बताया था 1829 से लेकर 33 तक का, है ना, के शासन काल में 1835 में, मतलब शुरुआत तो इनके समय ही हो गई थी, 33 में चले गए, लेकिन इनके प्रयासों से 1835 में अंग्रेजी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा को राज्य की मान्यता दी गई भारत के अंदर। फिर राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा, मतलब देखो अंग्रेजी भाषा को मान्यता दी गई, राजकीय भाषा को, मतलब अब राजकीय भाषा मतलब ब्रिटिशर्स का जो पैसा आ रहा था 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू, वो इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में एजुकेशन पे खर्च होएगा। एजुकेशन की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, राजकीय भाषा से मतलब यहाँ ये काम तो इंग्लिश में होता ही था। ऐसे अंग्रेजी भाषा 1833 के चार्टर के अंदर वो चीजें थी सारी, है ना। तो ये विलियम बेंटिक के सहयोग से हुआ, जिसको अपन एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी के रूप में जानते हैं, है ना, आंग्ल प्राच्य विवाद, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास अलवर में किया, महाराजा बन्ने सिंह ने किया सबसे पहले। मिशनरी स्कूल सबसे पहले 1860 के अंदर कहां खुला, अपने ब्यावर में खुला। अंग्रेजी शिक्षा का प्रयास किया महाराजा बन्ने सिंह अलवर ने। इन्होंने क्या किया, 1842 के अंदर पंडित रूपनारायण की सहायता से अलवर में एक स्कूल स्थापित किया। तो इस मिशनरी से पहले की बात है, इसको आप पहले लिख लेना चाहे से। और मिशनरी 1860 में, करीबन 18 साल बाद इसके। तो पहला अंग्रेजी शिक्षा का प्रयास राजस्थान में 1842 में अलवर के शासक बन्ने सिंह के द्वारा किया गया, पंडित रूपनारायण की सहायता से। रूपनारायण जी आए रूप बदलने के लिए, लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे ऐसे। और फिर 18 साल बाद 1860 के अंदर ब्यावर में मिशनरी स्कूल पहला राजस्थान में स्थापित हुआ। फिर अपन देखते हैं ब्रह्म समाज। अपन जानते हैं राजा राम मोहन राय, है ना, इनका पूरा काल है ये 1872 से 33। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी बंगाल के अंदर। वैसे ब्रह्म समाज, वैसे बंगाल, याद रखना है।
है ना, 1828 के अंदर और इनका काल है। और राजा की जो उपाधि है ये अकबर द्वितीय ने दी थी इनको। अकबर द्वितीय परवर्ती जो मुगल शासक उसमें पढ़ते हैं, ये अकबर द्वितीय वही है जिसके समय मुगल बादशाह की हुकूमत सिर्फ लाल किले तक सिमट के रह गई थी। क्वेश्चन आता है ये, है ना, राजा राम मोहन राय 1828 ब्रह्म समाज। ठीक है, फिर 1821 में करीबन 7 साल पहले इन्होंने संवाद कुमुदी नामक ग्रंथ लिखा था बंगाल के अंदर, साप्ताहिक प्रकाशन का अखबार था, सॉरी संवाद कुमुदी। ये क्वेश्चन आता है संवाद कुमुदी पूछते हैं किसने लिखा, सत्यार्थ प्रकाशन दयानंद सरस्वती का, संवाद कुमुदी अपने राजा राम मोहन राय का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संवाद कुमुदी, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय कुमुदी, कुमुदी आ रहा है ब्रह्म समाज, ठीक है, संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान से भी काफी है और इसलिए यह आर्य समाज तुलनात्मक रूप से अपने लिए महत्वपूर्ण एक फैक्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती काल ही 1824 से 83। तो देख रहे हैं अपन भाई, सीनियर थे कौन, राजा राम मोहन राय, जूनियर थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी में हुआ, मोरबी के टंकारा ग्राम में हुआ, गुजराती थे, है ना। ब्रह्म समाज और आर्य समाज में भेद आते हैं, तो भेद पहला तो ये देख लिया अपन ने, राजा राम मोहन राय बंगाली हैं, ये गुजराती हैं। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, किसके, दयानंद सरस्वती के। इनके गुरुजी का नाम वीरजानंद था, स्वामी वीरजानंद। वैदिक आस्थाओं में इनका योग बहुत ज्यादा आस्था थी, है ना। ब्रह्म समाज को इंग्लिश एजुकेशन में आस्था थी और आर्य समाज को वैदिक में थी, इसलिए आर्य समाज का नारा था गो बैक टू वेदास, है ना, वेदों की ओर लौटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पूछते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसका था, दयानंद सरस्वती का। इसलिए इन्होंने बाद में जैसे मॉडर्न इंडिया में स्कूल बनाई थी DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक। एंग्लो का मतलब इंग्लिश भी सिखाएंगे लेकिन वैदिक भी सिखाएंगे, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स को ये जिंदा रखे हुए। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, ठीक है। और ब्रह्म समाज अभी अपन ने देखा था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, ठीक है ना। तो 1828 1875 याद रखना, 1828 ब्रह्म समाज, 1875 आर्य समाज। फिर दयानंद सरस्वती ने 3 ग्रंथ लिखे थे, सत्यार्थ प्रकाशन, है ना, सहसे संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय, सत्यार्थ प्रकाशन दयानंद सरस्वती। प्रकाश कौन करता है मस्तिष्क में, सरस्वती करती है, ज्ञान आने पर प्रकाश होता है। और ज्ञान किसकी दया से आता है, मां सरस्वती की दया से। तो सत्यार्थ प्रकाशन सरस्वती, दयानंद सरस्वती। दूसरा वेद भाष्य, वेदों की ओर लौटो। और तीसरा ऋग्वेद भाष्य, है ना, ऋग्वेद भाष्य। तो वेदों की ओर लौटना याद रखोगे तो दयानंद सरस्वती अपने आप याद रहेगा। और वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब सरस्वती, सरस्वती का मतलब दयानंद सरस्वती। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने उदयपुर के नवलखा महल में रहकर ही सत्यार्थ प्रकाशन की द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी थी, है ना। राजस्थान से लेना देना है दयानंद सरस्वती का, जबकि ब्रह्म समाज के नेता राजा राम मोहन राय तो कभी आए ही नहीं राजस्थान। फिर स्वामी जी, राजस्थान को स्वामी जी ने अपने अपने कार्य क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाया है, ठीक है ना। 1881 में उनकी मेवाड़ यात्रा में महाराणा सज्जन सिंह वही है, देशी हितैषी सभा 1800 बनाई थी 1877 में, ठीक है। तो 1881 में महाराणा सज्जन सिंह ने मेहता पन्नालाल, पद्मनाथ राजपुरोहित, कवि राज श्यामल दास, है ना, वही वीर विनोद, श्यामल दास ददीवाड़िया आदि को बड़ा प्रभावित किया था। स्वामी जी ने जोधपुर जाकर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका के प्रभाव से मुक्त होने की सलाह दी थी जसवंत सिंह को, है ना। जब अपन पढ़ रहे थे, ये अपन ने क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये, शायद अपन ने, हाँ, दिवाली में पढ़ा था अपन ने। दिवाली में, दीपावली को मतलब अपने जो अपन देखते हैं कार्तिक महोत्सव दीपावली आती है, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो भाई जहर तो इनकी रानी ने दिया था, मतलब इनकी प्रेमिका जसवंत सिंह द्वितीय। भाई ये जोधपुर गए महर्षि दयानंद सरस्वती और वहां ठहरते थे अपने राई का बाग पैलेस में, आज जो एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, राई का बाग पैलेस। रेबारी जाति ने महारानी को ध्यान में दिया इसलिए वो राई का बाग पैलेस था, ठीक है। तो जसवंत सिंह द्वितीय जो थे वो अपनी प्रेमिका को गोदी में उठा के लेकर आ रहे थे। दयानंद सरस्वती ने समझाया उनको, यार शोभा नहीं देता है, ऐसे क्या करते हो आप, मारा जाओ, रोल मॉडल हो, बहुत हो गए। तो प्रेमिका को बहुत बुरा लगा, तो प्रेमिका फिर धीरे धीरे जहर देने लगी दयानंद सरस्वती को। तो उस जहर के प्रभाव में, भाई जहर तो देती धीरे धीरे जोधपुर में, फिर उस जहर के प्रभाव में आके दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई, है ना। जहर दिया गया जोधपुर में लेकिन स्लो पॉइजन था, फिर पॉइजन ने असर किया अजमेर में, ठीक है। और अजमेर में असर किस दिन किया, अपने दीपावली वाले दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन निधन हुआ था दयानंद सरस्वती। अपने स्वामी महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का जो देहांत है वो दीपावली वाले दिन ही, अमावस्या, कार्तिक अमावस्या।
उसी के कारण उनकी विष के प्रभाव में दिवाली वाले दिन 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में मृत्यु होगी 1883 में। कांग्रेस का जो स्थापना थी वो ये नहीं देख पाए, 2 साल पहले ही निधन हो गया किसका, स्वामी दयानंद सरस्वती का, अजमेर में, है ना। विष किसने दिया, जसवंत सिंह द्वितीय, जोधपुर महाराज जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका ने, ठीक है। तो राय देना, फ्री में राय देना ऐसे भारी पड़ जाता है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का बीजारोपण स्वामी जी के द्वारा ही किया, है ना, मतलब प्रजामंडल आंदोलन को फिर उन्होंने महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से जारी तो नहीं कर पाए लेकिन एक चेतना का प्रभाव इन्होंने किया, ठीक है ना। ये अपने था क्या दयानंद सरस्वती के बारे में। तो ब्रह्म समाज और अपने आर्य समाज आपको तुलनात्मक रूप से पता होना चाहिए। 1828 ब्रह्म समाज, 1875 अपने आर्य समाज। ब्रह्म समाज राजाराम राय, आर्य समाज अपने दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था, अपने दयानंद सरस्वती, है ना। सरस्वती वेद ज्ञान सत्यार्थ प्रकाशन ऐसे याद रखना। और संवाद कुमुदी ब्रह्म समाज, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। और संवाद कुमुदी क्या आता है, स्टूडेंट सत्यार्थ प्रकाशन के साथ कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि दोनों सहसे संवाद कुमुदी सत्यार्थ प्रकाशन, लेकिन सत्यार्थ प्रकाशन प्रकाशना होगी सरस्वती से, और सरस्वती दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज वेदों की ओर लेटो। तो वेद की रचना आर्य ने तो करी थी, है कि नहीं। अपन आर्य संस्कृति जो बढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल, वो वेदिकों काल है। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद, उत्तरवेदिक काल में बाकी 3 वेद, अपने ऋषा RYS है, आर में ऋग्वेद और वाई यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्वेद, वो उत्तरवेदिक काल में पढ़ते हैं। पहला वेद ऋग्वेद ऋग्वेदिक काल में, बाकी के जो 3 YS है वो उत्तरवेदिक काल में। आर्यों की तो देन है वो, इसलिए अपन वो आर्य संस्कृति में पढ़ते हैं, है ना। ऐसे मूल शंकर वीरजानंद, मूल शंकर खुद का नाम, वीरजानंद गुरु का नाम, ऐसे। फिर लास्ट अपन देखते हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। खेतड़ी महाराजा से बहुत कुछ इन्होंने सीखा, नाम चेंज किया, ठीक है। तो मूल नाम क्या था इनका, मूल नाम था नरेंद्र दत्त। जैसे मूल शंकर अभी अपन ने नाम देखा किसका था, दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर, और ऐसे स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र, ना आ रहा है ऐसे नरेंद्र दत्त। काल है इनका 1863 से 1902। नरेंद्र दत्त मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, वेस्ट बंगाल, है ना, रामकृष्ण परमहंस। ये मतलब स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो गए थे। शिकागो का USA विश्व धर्म सम्मेलन, जहां इन्होंने भिड़ते कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और करीबन 21 सेकंड तक नॉन स्टॉप तालियां बजी थी, 2 मिनट जिसको बोलते हैं, है ना। 1893 में ये तारीख थी 11 सितंबर 1893, और 11 सितंबर वही है 9/11 अटैक जो अपन पढ़ते हैं भाई। 9/11 9वां महीना 11 तारीख। USA फॉर्मेट होता है MMDD, पहले मंथ लिखते हैं और फिर DD लिखते हैं। और अपने इंडिया या UK फॉर्मेट होता है DDMM, पहले डेट लिखी जाती है फिर मंथ लिखा जाता है। तो USA में इसलिए अपन बोलते हैं 9/11 अटैक जो हुआ ट्विन टावर WTC। तो ये वही तारीख है 11 सितंबर 1893, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद। फिर क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहां से लौटने के बाद, शिकागो से लौटने के 4 साल बाद 1897 के अंदर बेलूर पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे, है ना, बेलूर के किनारे अपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इसको RKM बोलते हैं, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। इनकी स्थापना करी, अपने दिल्ली के अंदर भी सेंटर है करोल बाग में, है ना। और ये बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने करी थी। बेलूर, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेलूर मठ की स्थापना किसने करी थी, किसने करी बेलूर मठ की स्थापना, अपने स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पे, बेलूर कहाँ है, हुगली कर्नाटका में, है ना, हुगली कर्नाटका, हुगली नदी किनारे पश्चिम बंगाल में। कब, 1897। और ये कई बार आया था इन घटनाओं क्रम में, जचाओ शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, अपने बेलूर मठ की स्थापना, रामकृष्ण मिशन, ऐसे क्रम में जचाओ। तो पहले 1893 के अंदर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन है, फिर 93 के 4 साल बाद 1897 के अंदर क्या है, अपने बेलूर मठ की स्थापना, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण क्या है, ये रामकृष्ण ये गुरु का नाम है ना। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, इसलिए नाम हमारा रामकृष्ण। और मिशन इसलिए कि हाँ भाई जैसे मिशन के रूप में इसको आगे बढ़ाना है इन टीचिंग्स को। तो ये रामकृष्ण मिशन था, नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो कई बार इनको देखो क्रम में जचाने के लिए आता है। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना, 1875 आर्य समाज की स्थापना, 1893 क्या, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, 1897 क्या, अपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है। बीच में यहां देख जोड़े 1877 क्या, देशी हितैषणी सभा, फिर बीच में यही जोड़े 1888 क्या,
वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। ऐसे देखो ये क्रम में जस्ती है ये, तो ये क्रम कब आएगा, ये रिवीजन से आएगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना। और कोई इसका इलाज नहीं है, झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, ठीक है ना, ऐसे है। तो ये थी अपनी पूरी फाइल, टोटल 12 पेज है, इसमें रीति रिवाज से संबंधित जो अपन ने देखे, ठीक है। आज जो पढ़ा एक बार थोड़ा सा इसको देख ले नटशेल में, एक एक नाम के रूप में देख लेते हैं, जिससे रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा, है ना, रिवीजन थोड़ा जरूरी है। तो ये आज जो नाम सुना देता हूं, ये तो मृत्यु समय यहां से अन्य रीति रिवाज देखे थे। अंगवारो, है ना, सब सहायता करेंगे। लहासा, खाना देना, डांगडी रात, 11वें की रात, दड़ा खेल, रग्बी, धनोक, शाहपुरा बिलवाड़ा, पंचांग सुनाना अपने, हाड़ोती में हरवण श्रवण गायक, वांगड़ प्रदेश के अंदर श्रवण कुमार की कहानी, पूर्णई, पूरे आंगन को लीपना, गोबर से नांगल, गृह प्रवेश, अमलदार, अफीम का शौकीन, घासिया, अफीम का पानी, रियान, स्वागत, स्वामनी, 51 किलो, सिंजारा, चैत शुक्ल तृतीया, सावनी, चैत शुक्ल तृतीया, सावन शुक्ल तृतीया तो अपने तीज हो जाती है, तो तीज पे भी आता है सिंधारा नो डाउट, और गणगौर पे भी आता है, बट गणगौर का ज्यादा फेमस है। ढूंढ, होली हो ही गया, सूतक, प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद का काल 15 दिन, सोने की निसरनी, चौथी पीढ़ी, टीका दौड़, राज्याभिषेक हुआ और पड़ोसी पे जीत कर डाली, मातमी, जागीरदार की मौत के बाद उत्तराधिकारी को मान्यता देना, बारोठिया होना, बगावती होना जागीरदार का, संतारा, जैन धर्म में भूखे प्यास शरीर त्यागना, ओजू, इस्लाम धर्म में पवित्र होना, बराड़ी माता, मेवाड़ विवाह के दौरान जवाई द्वारा चित्रण, कुकड़ी की रस्म, सांसी, विवाह उपरांत नववधु द्वारा, नोत्रा प्रथा, सभी लोग मेवाड़ प्रदेश में एक दूसरे की आर्थिक मदद, सांसण या माफी भूमि, ब्राह्मण चारणों, कर्मक भूमि, भूमि की भूमि, किसी वीर योद्धा को दी गई भूमि, चरणों, चरागाह सबके लिए, फिर कोठार, व्यक्तिगत आय रखने की जगह, जैसलमेर, देशी हितैषणी सभा 1877 अपने, महाराज सज्जन सिंह उदयपुर, राजपूत हितकारिणी सभा वाल्टर 1888, मिशनरी के 1860 ब्यावर, अंग्रेजी शिक्षा आपने सबसे पहले 1842 के अंदर अलवर के शासक बने सिंह, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828, संवाद कुमुदी, आर्य समाज अपने दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाशन, और अपने वेद भाष्य और ऋग्वेद भाष्य और वेदों की ओर लोटो जो नारा था अपने दयानंद सरस्वती का था, मूल राम, मूल शंकर, गुरु का नाम स्वामी वीरजानंद, और अपने उदयपुर भी आया और जोधपुर भी आया। जोधपुर जसवंत सिंह द्वितीय की रानी ने, प्रेमिका ने जहर दिया, जिसके प्रभाव से दिवाली वाले दिन इनकी 1883 के अंदर अजमेर में मृत्यु हो जाती। फिर स्वामी विवेकानंद, ठीक है, मूल नाम अपने क्या, नरेंद्र दत्त, गुरु का नाम रामकृष्ण, 1893 के अंदर शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, और वहां से लौटने के बाद 4 साल बाद 1897 के अंदर बेलूर, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी किनारे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस नहीं थे, उनका शिष्य स्वामी विवेकानंद था। बहुत ध्यान रखना, रामकृष्ण मिशन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ता नहीं, यहाँ भी आ रहा है तो अच्छे से पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। बेलूर बट पूछते हैं कहाँ, आपने हुबली कर्नाटका। ओके, तो ऐसे ही रीति रिवाज की अपने लास्ट फाइल थी। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके बाद दर्पण देखेंगे अपन, है कि नहीं है, शीशा कैसा पड़ा है अपन। ओके, ये है तो शॉर्ट एंड स्वीट था, बचा हुआ था, ऐसे इसको देखो। नेक्स्ट अपन देखते हैं सार्थक फैक्ट्स। ओके।